Question number 8. In order to stop a car in shortest distance on a horizontal road, one should. देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? कार को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रोकना है. ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन, करेक्ट, या फिर ज्यादा से ज्यादा रिटार्डेशन, यही होना चाहिए मतलब इसका. तो टू स्टॉप द कार, stop the car in shortest distance ओके. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या रिटार्डेशन मैक्सिमम होना चाहिए? रिटार्डेशन इज मैक्सिमम. ओके, और रिटार्डेशन मैक्सिमम के लिए फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन मैक्सिमम लगना चाहिए. फ्रिक्शन शुड बी मैक्सिमम. ओके, तो देखो फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा. सबसे पहले आप चारों ऑप्शन पढ़ लो. अप्लाई द ब्रेक्स वेरी हार्ड सो दैट द व्हील स्टॉप रोटेटिंग. बी पार्ट क्या है? अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड इनफ टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग. सी क्या है? पंप द ब्रेक्स. डी क्या है? शट द इंजन ऑफ एंड नॉट अप्लाई द ब्रेक्स. अब देखो, डी तो बिल्कुल ही गलत है. इंजन कभी भी कार को रोकने के लिए हम लोग इंजन ऑफ नहीं करते. ओके, अब जिसको नहीं पता है तो उसके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ब्रेकिंग के लिए हम लोग ब्रेक्स ही यूज करते हैं. इंजन को ऑफ करने से ना और ज्यादा परेशानी हो जाती है. ओके, हो सकता है कि फिर स्लिपिंग भी होने लगे. ओके, तो हमें ब्रेक ही लगाना होता है. ओके, अब ब्रेक को लगाने के बाकी तीन तरीके दें. या तो आप ब्रेक को पंप करो, दूसरा ब्रेक को इतने हार्ड प्रेस करो कि स्लिपिंग रुक जाए, या फिर इतने ज्यादा हार्ड प्रेस कर दो कि रोटेशन ही बंद हो जाए. करेक्ट. तो देखो, ये जब स्लिपिंग होता है, जैसे मान लो आप साइकिल ही चला रहे हो, ऐसे मान लो, और आपने बहुत जोर से ब्रेक्स लगा दिए, तो व्हील्स का रोटेशन रुक जाता है. और व्हील्स का रोटेशन रुक जाता है तो फिर वो व्हील स्लाइड करके आगे की तरफ जाता है. मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ऑप्शन ए को डिस्कस करते हैं पहले. ए, व्हेन rotation of wheel stops, when rotation of wheel stops, करेक्ट, जब रोटेशन रुक जाएगा, when rotation of wheel stops, kinetic friction acts, kinetic friction acts. ओके, अब बी पार्ट पढ़ो. बी पार्ट में क्या बोला है? अप्लाई द ब्रेक्स हार्ड एनफ टू जस्ट प्रिवेंट रिलेटिव स्लिपिंग. और जब व्हील रिलेटिव मोशन नहीं करें, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है. अब मान लो मुझे स्लिपिंग रोकनी है बी पार्ट में. व्हेन, एक बार पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे. प्रिवेंट स्लिपिंग. सो व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग, स्लिपिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स. करेक्ट. फ्रिक्शन एक्ट्स. अब देखो, जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन मैं यहाँ पे लिखूं, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? म्यू के इंटू एन. ओके, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये होती है म्यू एस इंटू एन. ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो जीरो से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है. करेक्ट.
लेकिन म्यू एस एन की जो वैल्यू होती है वो म्यू के एन से ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको यदि 100 न्यूटन अज्यूम करोगे, सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ना वो 0 से लेके 120 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? सॉरी, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो, यदि हम लोग ब्रेक बड़े प्यार से लगाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो 0 से लेके 120 तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ड्राइवर का एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस ड्राइवर क्या करेगा, वो ब्रेक्स को इस प्रकार से प्रेस करेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन का उसे मजा मिले। करेक्ट। अब वो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। वो ब्रेक को ऐसा प्रेस करेगा कि या फिर 120 न्यूटन के आसपास ही कार पे फ्रिक्शन फोर्स लगे। उससे ज्यादा ब्रेक लगाया तो फिर स्टैटिक हो जाएगा, फिर अचानक से 100 न्यूटन ड्रॉप हो जाएगा फोर्स। और ऐसे में आप आगे चल के पढ़ोगे इंजीनियरिंग में कि ऐसे में कार की हम स्टेयरिंग भी नहीं कर पाते। एक बार स्लिपिंग शुरू हो गई तो फिर कार स्लाइड होके जाती है, स्टेयरिंग व्हील काम नहीं करता। वेस्ट आप कार का व्हील तो टर्न कर सकते हो लेकिन कार फिर टर्न नहीं लेगी। लेकिन ओके, तो ये सारी चीजें आप आगे चल के पढ़ोगे। लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है ना, तो ऐसे में कार को आप टर्न भी नहीं कर पाओगे। ओके, कार को अगर जो आपको टर्न भी करना है ब्रेक लगाने के साथ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए कार के ऊपर। तो वो तो बाद का डिस्कशन है, पहले ये समझो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपने थोड़ा सा ब्रेक लगाया तो 1 न्यूटन फोर्स लगा, ब्रेक नहीं लगाया तो 0 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 80 न्यूटन। ओके, अभी ये जो फोर्स आप देख रहे हो ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। जो व्हील्स हैं वो स्लिप नहीं कर रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर कार चल रही है तो व्हील स्लिप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि व्हील्स का प्योर रोलिंग मोशन होता है, ये हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। जैसे जब कार पे रोड जब कार पे चलती है ना, तो उसके जो व्हील्स हैं वो रोड पे स्लिप नहीं करते। स्लिप कब करते हैं? जब आप अचानक से ब्रेक लगा दो, बहुत ही हार्ड ब्रेकिंग। ओके, तो जब आप प्यार से ब्रेक लगाओगे ना, तो फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन ऑन द कार पहले होगा 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, बढ़ते बढ़ते 80 न्यूटन, फिर 100 न्यूटन, फिर 120 न्यूटन। ये 120 न्यूटन मैक्सिमम है। इसके बाद आपने ब्रेक और थोड़ा सा जोर से प्रेस कर दिया, तो अचानक से फ्रिक्शन जो है वो 120 न्यूटन से ड्रॉप होके कहाँ चला जाएगा, 100 न्यूटन। क्योंकि उसके बाद व्हील्स जो है वो लॉक हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो ब्रेकिंग डिस्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से ब्रेक लगाना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगे, क्योंकि स्टैटिक की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और हम ये मैक्सिमम वैल्यू पा जाएं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी बताओ? ये मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी जब देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो स्लिपिंग। ओके, 0 से 120 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, वो इस तरीके से ब्रेक लगाएगा कि स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू वो गेन कर लेगा। करेक्ट। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन गलत इसलिए क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना वो स्टैटिक से लेस होता है। और जब व्हील स्टॉप हो जाएंगे, जब व्हील रोटेट करना स्टॉप हो जाएंगे तो स्लिपिंग होगी। ओके, ये रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, व्हील लॉक हो गए साइकिल के तो फिर स्लाइड करके साइकिल आगे जा रही है, कार में भी ऐसा ही होता है। और ऐसे में ऐसे में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है विच इज लेस देन स्टैटिक। बी पार्ट सही है। हमें क्या करना है, ब्रेक्स को ऐसे अप्लाई करना है। ओके, अच्छा, ब्रेक को बहुत धीरे से भी अप्लाई नहीं करना है, हमें इतना हार्ड एनफ होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन नहीं हो, प्रिवेंट स्लिपिंग। क्योंकि जब स्लिपिंग नहीं होगी तो ऐसे में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे में स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से ज्यादा होता है। देखो, पंप द ब्रेक्स ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसके पीछे अलग लॉजिक है जो कि यहाँ पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, प्रेस और रिलीज करना। बस आप ऐसा समझो कि जब आप प्रेस और रिलीज करोगे तो कभी फ्रिक्शन कम लगेगा, कभी फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। ओके, तो सी ऑप्शन में क्या होगा, देखो, पंप द ब्रेक्स मतलब ब्रेक लगाया फिर ब्रेक छोड़ा, ब्रेक लगाया ब्रेक छोड़ा, ऐसे में क्या होगा, कभी फ्रिक्शन ज्यादा कभी फ्रिक्शन कम, कभी फ्रिक्शन ज्यादा कभी फ्रिक्शन कम। तो एवरेज रिटार्डेशन तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए और कंटिन्यूअस फ्रिक्शन चाहिए। कब मिलेगा, जब आप ब्रेक ऐसे लगाओ कि एकदम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मिले 120 न्यूटन का। ये 120 न्यूटन सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिया,
अलग अलग केस में ये अलग अलग हो सकता है। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बहुत जोर से ब्रेक लगाओगे तो क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। ब्रेक को हार्ड एनफ लगाओ लेकिन स्लिपिंग नहीं हो, तो ऐसे में क्या मिलेगा हमें? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक से ज्यादा होता है। पंप द ब्रेक्स करोगे, व्हेन वी पंप द ब्रेक्स, मतलब फ्रिक्शन कभी लगा फिर नहीं लगा, लगा नहीं लगा, लगा नहीं लगा, तो ऐसे में तो और दूर जाके कार रुकेगी। और डी ऑप्शन, इंजन तो हम लोग कभी बंद नहीं करते। ओके, समझ में आ गया? तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद से ही लिख लेना। ओके, बाकी ये याद रखिएगा कि ये जो 100 न्यूटन है ये सिर्फ समझाने के लिए लिया है, और ये 120 न्यूटन समझाने के लिए कि जनरली हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। A block A is kept on an inclined surface, just begins to slide if inclination is 30 डिग्री। एक ब्लॉक ए है, ओके, और ये कब स्लाइड करना शुरू करता है बच्चों बताओ? जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। दिस इज अ ब्लॉक ए, ओके, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे जब ये स्लाइड करना शुरू करता है तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू μ1? करेक्ट। सिमिलरली जो दूसरा ब्लॉक है वो कितने एंगल पे स्लाइड करना शुरू करता है या स्लिप करना शुरू करता है? एट एन एंगल 40 डिग्री। दिस एंगल इज 40 डिग्री। दिस इज बी, दिस इज μ2। सो tan 40 डिग्री इज इक्वल टू μ2। करेक्ट। मतलब किस एंगल पे स्लाइड करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, जो हमने पढ़ रखा है पहले भी। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? यहाँ पे दिया है ऑप्शन में मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, ऑल थ्री आर पॉसिबल। तो देखो मास में तो कोई रिलेशन हम बता ही नहीं सकते, कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, कोई भी इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्लाइडिंग कब होगी ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है म्यू पे, कि कितने एंगल पे स्लाइडिंग होगी। ओके, इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज मास पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। तो ऑल आर पॉसिबल। करेक्ट। मासेस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है। मैं लिख देता हूं एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन म्यू, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A boy of mass m is applying a horizontal force to slide a box of mass m dash on a rough horizontal surface. एक बच्चा है, बच्चे का मास है m और बॉक्स का मास है m dash. The coefficient of friction between the shoes of boy and the floor is mu, and that between the box and the floor is mu dash. In which of the following cases it is certainly not possible to slide the box? पूछ रहा है कि किस केस में हम बॉक्स को स्लाइड नहीं कर सकते। ओके, चलो ध्यान से देखना, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। सपोज दिस इज द सरफेस, ओके, दिस इज अ बॉक्स, इस बॉक्स को हमें स्लाइड करना है। ये एक बच्चा है, ये है इसके शूज, और ये क्या करता है? ये इसे ऐसे पुश करता है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। किसका? बच्चे का और अलमीरा का। तो ये है ये बच्चा और ये रहा अलमीरा। ओके, इन दोनों का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले ध्यान से देखना। इस बच्चे ने क्या किया, इस पे एक फोर्स एफ लगाया। करेक्ट। इस पे क्या लगा, एज अ रिएक्शन फोर्स एफ लगा। इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम जी। ऐसे दिखा सकते हैं ना, चलो ऐसे दिखा देते हैं, एम डैश जी। और यहां से क्या लगा, एक नॉर्मल एन वन, या इसको बोल सकते हो एन टू। सिमिलरली इस बच्चे का मास क्या है, एम, तो यहां से लगेगा कितना, एम जी। और इसके पैरों पे, दोनों पैर पे लगेगा, मैं एक पैर पे दिखा देता हूँ। ओके, आप दोनों पैर पे भी दिखा सकते हो। तो दिस इज नॉर्मल एन वन। ओके, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि एन वन इज इक्वल टू एम जी, एन टू इज इक्वल टू एम डैश जी। अब देखो, जब ये बॉक्स मूव करने का प्रयास करेगा टूवर्ड्स राइट, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। करेक्ट। तो इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, F2। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो। अगर जो मान लो ये जो बच्चा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे होता, तो ये किसी चीज को पुश करेगा ना, तो खुद ही पीछे आ जाएगा। आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि ये स्मूथ सरफेस पे है। तो यदि ये स्मूथ सरफेस पे है, तो एम जी और नॉर्मल ने तो एक दूसरे को कर लिया बैलेंस। यहाँ भी क्या होगा, एम डैश जी एंड एन टू विल बैलेंस ईच अदर। करेक्ट। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो एफ लग रहा है इस बच्चे पे ये जो फोर्स एफ लग रहा है, क्या इसकी वजह से ये पीछे चला जाएगा? यस। लेकिन रफ सरफेस पे ये पीछे नहीं जाता, क्यों? रफ सरफेस पे ये पीछे इसलिए नहीं जाता क्योंकि रफ सरफेस क्या करता है, इसके पैर पे एक ऐसा फ्रिक्शन लगाता है F1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर जो ये सरफेस स्मूथ होता, तो ये बच्चा क्या होता, पीछे चला जाता। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। आप किसी वॉल को पुश करो और नीचे का सरफेस क्या कर दो, नीचे का जो सरफेस को आप स्मूथ बना दो, वहां पे ऑयल गिरा दो। तो जब आप वॉल को पुश करोगे तो आप खुद ही पीछे आ जाओगे, आपका पैर पीछे की तरफ फिसलने लगेगा। ओके, तो एक्चुअली जब हम लोग वॉल को पुश करते हैं तो हमारे हाथ पे फोर्स लगता है टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, और हमारे पैरों पे फ्रिक्शन लगता है टूवर्ड्स राइट। और होता क्या है कि ये जो बच्चा है ये भी रेस्ट कंडीशन पे रहता है, मतलब ये बॉक्स को पुश कर पाएगा। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ, यदि मुझे इसे मूव करना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एफ की जो लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? एफ की लिमिटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? मिनिमम F2 के मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन टू? F2 की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू डैश। क्वेश्चन में म्यू डैश दिया है क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। यस, म्यू डैश N2, दिस इज इक्वल टू म्यू डैश M डैश G। सिमिलरली F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? दिस इज म्यू इंटू N1, सो दिस इज म्यू M G। करेक्ट। अब ध्यान से देखो, अगर जो ये वाला फ्रिक्शन इससे कम हुआ, तो बच्चा पीछे चला जाएगा, अलमीरा आगे नहीं जाएगी। और यदि ये फ्रिक्शन कम हुआ, मतलब F1 ज्यादा हुआ, तो अलमीरा मूव करेगी, ये बच्चा मूव नहीं करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, आप इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करते हो। करेक्ट। पहले आपने ये जो फोर्स है ना, बच्चे ने पहले धीरे से पुश किया, फिर और पुश किया, फिर और पुश किया। ओके,
तो यदि ये फोर्स मान लो F1 है 100 न्यूटन, एग्जाम्पल अगर जो चाहिए तो मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ओके, देखो थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल ले लो। मान लो F1 की मैक्सिमम वैल्यू है 100 न्यूटन और F2 की मैक्सिमम वैल्यू है 50 न्यूटन। करेक्ट? लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं लिख भी दूं क्या आपके लिए? देखो, लेट अस से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। F1 मैक्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन एंड F2 मैक्स, याद रखना ये फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, ये तो मैं मैक्सिमम वैल्यू बता रहा हूँ आपको। F2 मैक्स कितना है? लेटर से 50 न्यूटन, आप 80 न्यूटन भी मान सकते हो। बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ज्यादा है। करेक्ट? तो ऐसे में क्या होगा, एक हम लोग टेबल बना लेते हैं। सपोज दिस इज F, दिस इज F1, दिस इज F2। तो बच्चे ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ओके, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे आपको कोई वॉल या टेबल को पुश करना है तो पहले आप धीरे से पुश करो। ओके, तो क्या होगा, इसके ऊपर भी 10 न्यूटन लगेगा और इसके ऊपर भी 10 न्यूटन लगेगा। इस डायग्राम को आप चाहो तो ऑब्जर्व कर लो। बच्चे ने 10 न्यूटन इस पे लगाया तो ये भी नहीं मूव करेगा, तो F2 इज 10 न्यूटन। इस पे भी 10 न्यूटन लगा और ये भी नहीं मूव करा है, तो F1 की भी वैल्यू क्या हो गई? 10 न्यूटन के इक्वल। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा समझाऊं, देखो यहाँ पे ऐसे बाकी सारे जो जरूरत के फोर्सेस नहीं है ना उनको हम लोग हटा देते हैं। ये सारे फोर्सेस का अभी कोई काम नहीं है तो इनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। देखो मैंने ये 10 न्यूटन लगाया तो ये भी 10 है और कोई मूव नहीं करेगा तो ये भी 10, ये भी 10, सिस्टम इज एट रेस्ट। करेक्ट? अब मान लो इसको बढ़ा के मैंने 40 कर दिया तो 40 न्यूटन पे भी कोई नहीं मूव करेगा, F1 भी 40 न्यूटन हो जाएगा और ये भी 40 न्यूटन हो जाएगा। फिर बढ़ाते बढ़ाते मैंने F की वैल्यू 50 न्यूटन कर दी, ये भी कर दी 50 न्यूटन, ये भी हो जाएगा 50 न्यूटन। अब F2 अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर जो आपने 51 न्यूटन ये कर दिया, F की वैल्यू कितनी कर दी? 51 न्यूटन। तो ये जो है ये 51 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो F2 तो 85 न्यूटन रहेगा। ओके, और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 51 न्यूटन, क्योंकि ये 100 तक जा सकता है। तो इस केस में क्या होगा, ये बच्चा तो रेस्ट पे रह जाएगा। करेक्ट? लेकिन इसका मोशन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मोशन कब होगा? ओके, मोशन ऑफ ब्लॉक कब होगा? व्हेन F1 मैक्स इज मोर देन F2 मैक्स। आप उल्टा एग्जाम्पल खुद से भी सोच सकते हो, ये भी मैं दिखाऊं एक बार। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से कि F1 मैक्स इज, इसका उल्टा भी कर सकते हो, 60 न्यूटन एंड F2 मैक्स इज 100 न्यूटन। ऐसा अज्यूम कर लिया हमने। अब जब इस बच्चे ने पुश करना शुरू किया, दिस इज F, दिस इज F1, दिस इज F2, तो इसने अगर जो 50 न्यूटन लगाया इस बच्चे ने तो कोई नहीं मूव करने वाला, ये भी 50 न्यूटन, ये भी 50 न्यूटन। करेक्ट? देखो हुआ क्या, इस बच्चे ने इस पे लगाया 50 न्यूटन तो इस पे भी ये लगा 50 न्यूटन, तो फ्रिक्शन ने 50 न्यूटन लग के इसको रोक लिया और F2 ने 50 न्यूटन लगा के इसको भी रोक दिया। लेकिन जब आप 60 न्यूटन करोगे तो ये भी हो जाएगा 60 न्यूटन और ये भी हो जाएगा 60 न्यूटन। अब बस मोशन शुरू ही होने वाला है। अब जैसे ही आप 60 से थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 60 ही है, तो ये इंक्रीज नहीं होगा। F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 100 न्यूटन, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब किसका मोशन होगा? इसने लगाया 61, यहां भी लगा 61, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 60, मतलब ये बच्चा पीछे की तरफ फिसल जाएगा जबकि ये मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो मोशन ऑफ अलमीरा कब होगा? या फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है ये बताओ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक मिनट। इन विच केसेस इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स।
तो बॉक्स विल स्लाइड व्हेन, बॉक्स विल सर्टेनली, या फिर बॉक्स विल स्लाइड व्हेन F1 max is greater than F2 max. F2 क्या है? फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स। स्लाइड कब नहीं करेगा? बॉक्स विल नॉट स्लाइड, और अपने से तो नॉट स्लाइड ही पूछा है, व्हेन F1 max is less than, मतलब नॉट स्लाइडिंग के लिए कंडीशन क्या है? देखो इसके बाद भी बच्चे फंस जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से दिया है ना कि ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। ओके, तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो हम लोग सेकंड केस को ही डिस्कस कर रहे हैं। F1 मैक्स क्या है? मतलब म्यू और एम का जो प्रोडक्ट है वो कम होना चाहिए, किससे? म्यू डैश एम डैश से, तभी ये स्लाइड नहीं करेगा। ओके, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और मास ऑफ द बॉय शुड बी लेस देन प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द बॉक्स एंड मास ऑफ द बॉक्स। ओके, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ये स्लाइड नहीं करेगा। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन। करेक्ट, याद रखिएगा म्यू और एम का जो प्रोडक्ट है वो कम होना चाहिए। तो यहां पे देखो, यहाँ पे म्यू भी म्यू डैश से कम है और एम भी एम डैश से कम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पक्का म्यू एम विल बी लेस देन म्यू डैश एम डैश? समझ में आ रही मेरी बात? देखो, एक तरफ म्यू है, दूसरी तरफ है म्यू डैश, ये है एम और दूसरी तरफ है एम डैश। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि म्यू हमेशा म्यू डैश से कम है। देख रहे हो, ऑप्शन ए को पढ़ो। तो मान लो ये 2 है, ये 3 है, सिर्फ समझने के लिए। मासेज ये 5 है तो 6 है, तो दोनों इंडिविजुअली क्या है? कम है। तो 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, इसका मतलब ये तो पक्का सही होगा, और क्योंकि सिंगल करेक्ट है तो यही आंसर है। अच्छा, बाकी क्यों गलत होंगे वो समझ लो। सेकंड ऑप्शन पढ़ो। सेकंड ऑप्शन में म्यू म्यू डैश से ज्यादा है और एम एम डैश से कम है, तो ऐसे में आप नहीं बता सकते, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। करेक्ट, तो जैसे मान लो ये 2 है और ये 1 है, लेकिन ये 1 है ये 2 है, या ये 1 है ये 1.5 है। आप दोबारा से देखो तो म्यू एम इज मोर देन म्यू डैश एम डैश, लेकिन यदि इसको मैं 5 ले लूं तो इस बार म्यू एम इज मोर देन म्यू डैश एम डैश। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। करेक्ट, लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर जो इसका एक फैक्टर ज्यादा है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं म्यू एम म्यू डैश एम डैश, तो यहाँ पे म्यू को कंपेयर करें तो इसका म्यू ज्यादा है, और यहाँ पे कंपेयर करें तो एम डैश ज्यादा है। तो आप देख के नहीं बता पाओगे कौन ज्यादा है कौन कम है, वो डिपेंड करेगा कि कौन कितना टाइम्स ज्यादा है एक दूसरे के। करेक्ट, जैसे आप खुद से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे इसको एक बार 1.5 ले लो, देखो कौन ज्यादा आ रहा है? म्यू एम ज्यादा आ रहा है। और एक बार 5 ले लो, तो इस बार कौन ज्यादा आ रहा है? ये ज्यादा आ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया? सिमिलरली इसमें भी आप सेम लॉजिक से कुछ फाइनल नहीं बता पाओगे। इसमें आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे तो पक्का बॉक्स स्लाइड करेगा ही करेगा। ये जो है ना, यहाँ पे तो बॉक्स स्लाइड करेगा। क्यों? क्योंकि म्यू म्यू डैश से ज्यादा है, एम एम डैश से ज्यादा है, तो हमेशा म्यू इंटू एम हमेशा ही ज्यादा होगा। लॉजिक समझ में आ गया मैंने क्या बोला इतनी देर? ओके, तो यहाँ पे म्यू एम जो है वो म्यू डैश एम डैश से पक्का ही ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे तो पक्का बॉक्स स्लाइड करेगा, यहाँ पे बॉक्स पक्का स्लाइड नहीं करेगा। बाकी जो 2 केसेस हैं यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस पार्ट को आप लोग पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर देना जो जो मैंने समझाया है। ओके।
ओके, सो व्हेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन म्यू इज लेस देन म्यू डैश एंड m is less than m dash, this implies mu m is less than mu dash m dash। लेकिन B और C में ऐसा कोई कंक्लूजन हम लोग नहीं कर सकते, नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन, करेक्ट। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा रेशियो पे, डी पे। डी में क्या दिया है, व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश एंड m इज ग्रेटर देन m डैश। तो यहां भी आप सर्टेनली बता सकते हो कि mu m will be greater than mu dash m dash, करेक्ट। ओके, तो क्या बच्चों मैं यहां से बोल सकता हूं कि यहाँ पे तो पक्का स्लाइडिंग होगी, लेकिन बाकी जिसमें उल्टा दिया ना उसमें कोई कंक्लूजन नहीं हम लोग ड्रॉ कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि कौन कितना ज्यादा है। ओके, समझ में आ गया। ओके,